स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, हमारा टॉपिक चल रहा है। और राठौड़ के राजवंश में हम राव गंगा को हमने कंप्लीट कर लिया था हमारी पिछली क्लास में। और राव गंगा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि राव गंगा का जो शासनकाल था वो 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहता है। राव गंगा क्या करता है कि राव गंगा के शासनकाल के समय क्या होता है, 1527 ईस्वी में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किस किसके बीच होता है ये भी आपको मालूम होगा कि कौन, मेवाड़ का कौन होता है, राणा सांगा होता है, और दिल्ली का कौन होता है, बाबर होता है। इन दोनों के बीच खानवा का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में जो जो राव गंगा है ये अपने पुत्र किसको, राव मालदेव को सहायता 4000 सैनिक सहायता लेकर भेजता है सांगा की सहायता के लिए। और सांगा को जब घायल हो जाता है तो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालता है कौन, राम मालदेव। और कहते हैं राव गंगा है इसकी जो हत्या करता है वो कौन कर देता है, इसका पुत्र कौन, राव मालदेव कर देता है ना, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, है ना। ये क्या राम मालदेव इसकी हत्या कर देता है और क्या करता है, मेहरानगढ़ दुर्ग से क्या कर देता है, नीचे फेंक देता है। और हमने बात की थी कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो कौन है राव गंगा था वो क्या करता था, अफीम का सेवन करता था, इसलिए छत से पैर फिसला और नीचे धड़ाम हो गया, है ना। ये भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन हमें यही याद रखना है कि मारवाड़ का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पितृहंता कौन था तो वो कौन था, ये राम मालदेव। किसकी हत्या करता है, अपने पिता राव गंगा की हत्या कर देता है, ठीक है ना। तो हमने राव गंगा को पढ़ लिया है। अब इसके पिता के बारे में अब हम पढ़ेंगे राव मालदेव को। राव मालदेव का शासनकाल कहाँ से शुरू होगा, हमने गंगा का शासनकाल 1532 में समाप्त किया था, तो 1532 से इसका शासनकाल हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और 1532 से हम ले जाते हैं इसको 1562 ईस्वी तक। कहाँ तक ले गए, 1532 से 1562 ईस्वी तक। अब आपको पता होगा इसके पिता का नाम तो आप जानते ही हैं। अगर आपसे पूछे इसका पिता का नाम तो कौन है, राव गंगा। कौन है, राव गंगा इसके पिता हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक क्या, राज्याभिषेक अगर आपसे पूछा जाए कब होता है तो राज्याभिषेक जो होता है किसका, राम मालदेव का, वो कहाँ पर होता है, होता तो 1532 ईस्वी में है ना। होता कहाँ पर है, सोजत पाली में होता है। कहाँ पर होता है इसका राज्याभिषेक जो होता है वो होता है कहाँ पर, सोजत पाली में। कहाँ पर, सोजत पाली। कहाँ पर होता है, सोजत पाली में। क्या होता है, इसका राज्याभिषेक होता है किसका, राम मालदेव का। अब जो ये राम मालदेव है इसको जो अनेक इतिहासकार हैं, कौन, ये अनेक इतिहासकार इसको अनेकों नामों से पुकारते हैं, है ना। जैसे कि जो है फारसी इतिहासकार है, एक फारसी इतिहासकार है वो इसको क्या कहता है, हसमत वाला राजा कहता है, कौन, फारसी इतिहासकार। और बदाई है वो भारत का महान पुरुषार्थी क्या कहता है, महान पुरुषार्थी राजा शासक कहता है। और कौन है, एक और है कौन जिसकी हम बात करते हैं वो है कौन, फरिश्ता के अनुसार जो है, जो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक है कौन, ये राम मालदेव। तो हम सबसे बात करते हैं किसकी, राम मालदेव की। जो कौन कहता है, फारसी इतिहासकार। कौन, फारसी इतिहासकार के अनुसार, है ना। किसके अनुसार, फारसी इतिहासकार के अनुसार। फारसी इतिहासकार क्या कहता है इसको, हसमत वाला राजा या शासक कहता है, हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक कौन कहता है, जो फारसी इतिहासकार के अनुसार जो राम मालदेव है वो कौन है, हसमत वाला शासक है किसके अनुसार, फारसी इतिहासकार के अनुसार। अगर हम बात करें किसके अनुसार, बदायूं के अनुसार, है ना। किसके अनुसार बात करें, हमें एक और इतिहासकार है कौन, बदायूं, है ना। बदायूं, कौन, बदायूनी, है ना। तो बदायूं के अनुसार जो अनुसार है ना, बदायूं के अनुसार अब इसे कहा जाता है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। क्या कहा जाता है, बदायूं के अनुसार भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकुमार, ठीक है।
है ना, किसके अनुसार क्या कहा जाता है? फारसी इतिहासकार के अनुसार हसमत वाला शासक कहा जाता है। बदायूं के अनुसार भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। और एक है कौन? फरिश्ता। एक और इतिहासकार है कौन? फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार जो फरिश्ता के अनुसार है ना, इसको कहा जाता है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक फरिश्ता के अनुसार, है ना। अब हम राम मालदेव पिता राव गंगा, है ना, राज्याभिषेक सोजत पाली में होता है, ठीक है। फारसी इतिहास का हसमत वाला शासक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस राम मालदेव को। और जो बदायूं के अनुसार इसको भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। हिंदू और फरिश्ता के अनुसार किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? किसको? राम मालदेव को जो कहा जाता है हिंदू शासक भी कहा जाता है। किसको? इसको कहा जाता है क्या? हिंदू शासक भी कहा जाता है। क्या? हिंदू शासक भी कहते हैं। हिंदू शासक भी कहते हैं। किसको? हिंदू शासक भी कहते हैं, है ना। इस राम मालदेव को अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं, तो महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, ये याद रखना। और हिंदू शासक किसे कहते हैं? हिंदू शासक अगर पूछा जाए तो राम मालदेव को कहते हैं। और हिंदू सुल्तान अगर पूछा जाए तो किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। और इस मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इस मालदेव को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता। क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का विजेता? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस राव मालदेव को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। एक बार आप इसको पुनः से समझ लें कि राम मालदेव है, इसका शासन का कब शुरू हो जाए? 1532 से 1562 ईस्वी में। क्या करता है? अपने पिता की हत्या करता है। तो इसे पिता के मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। प्रथम पितृहंता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस राम मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है ना। क्या कर देता है? 1531 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? इसके पिता कौन है? राव गंगा। इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है ना, ठीक है। कहां से? मेहरानगढ़ दुर्ग से क्या कर देता है? नीचे फेंक देता है, ठीक है। राज्याभिषेक पूछा जाए अगर आपसे कि राम मालदेव का राज्याभिषेक कब होता है, तो राम मालदेव का राज्याभिषेक होता है जो 1532 ईस्वी में होता है ना। कहाँ होता है? सोजत पाली में होता है ना। और इस राम मालदेव को क्या क्या कहा जाता है? जो फारसी इतिहासकार है वो क्या कहता है? हसमत वाला शासक कहता है। बदायूं क्या करता है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहता है। और हम बात करें फरिश्ता की, तो फरिश्ता के अनुसार हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। किसको? राम मालदेव को। और हिंदू शासक भी कहा जाता है। किसको? राम मालदेव को। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू सुल्तान कौन है, तो वो महाराणा कुंभा है, याद रखना आप, है ना। और इस राम मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। किसको? राम मालदेव को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं अब बात करूंगा इस राम मालदेव की क्या निर्माण कार्य की। क्या करूंगा? राम मालदेव के निर्माण कार्य की। हमने बात की इसके पिता की, इसको क्या, है ना, क्या नाम था इसके पिता का? राव गंगा, है ना। और बदायूं के अनुसार इसको क्या कहा जाता है? भारत का महान पुरुषार्थी शासक कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक कहा जाता है। फारसी इतिहासकार के अनुसार क्या कहा जाता है? हसमत वाला शासक कहा जाता है। किसके अनुसार? फारसी इतिहासकार के अनुसार, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण कार्य की। किसकी बात करेंगे? निर्माण कार्य, है ना। तो इधर हमने लिख दिया इसके निर्माण कार्य, ठीक है। हम बात करेंगे इसके निर्माण कार्य की। किसकी बात करें हम? राव मालदेव की। तो ये क्या करता है? ये करता है जो मालकोट में क्या करता है? मालकोट का किला बनवाता है। कहां पर? मेड़ता में। क्या करता है? जो इंपॉर्टेंट है कुछ वो बताते हैं। मालकोट का किला। क्या? मालकोट का किला। मालकोट का किला बनवाता है। कहाँ बनवाता है? मेड़ता। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। कहाँ बनवाता है?
मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, क्या करता है ना, ये क्या करता है कि मालकोट का किला का निर्माण करता है। कहाँ पर? मेड़ता, नागौर में, है ना। कौन? ये राम मालदेव। और क्या बनवाता है? ये बनवाता है सोजत का किला बनवाता है। क्या बनवाता है? दूसरी चीज ये बनवाता है, ये बनवाता है क्या? सोजत का किला। क्या? सोजत का किला बनवाता है। सोजत का किला कहाँ बनवाता है? सोजत का किला जो बनवाता है, ये बनवाता है कहाँ पर? पाली में। मालकोट का किला मेड़ता, नागौर में बनवाता है। सोजत का किला कहाँ बनवाता है? पाली में बनवाता है। और बनवाता है ये क्या? पोखरण का किला। क्या बनवाता है? तीसरा जो बनवाता है ये बनवाता है क्या? पोखरण का किला। क्या? पोखरण का किला बनवाता है। पोखरण का किला। पोखरण का किला कहाँ बनवाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे। कहाँ? जैसलमेर के अंदर। क्या बनवाता है? पोखरण का किला कहाँ? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर क्या बनवाता है? पोखरण का किला बनवाता है। ठीक है, निर्माण कार्य की बात करें, मालकोट का किला बनवाता है मेड़ता, नागौर में। सोजत का किला बनवाता है पाली में। पोखरण का किला बनवाता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और अब हम बात करें इसकी विजयों की। क्या? इसकी विजय, है ना। तो इसकी हम बात करें किनकी? विजय की। कहां कहां पर इसने क्या किया? विजय प्राप्त की। ठीक है, इसकी हम बात करें विजयों की तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसने कहां पर विजय प्राप्त की। तो हम बात करते हैं इसकी विजयों की। तो ये विजय जो कर, अब आपको डेट याद करनी पड़ेगी। अब डेटों की बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, विजय है वो होगी 1533 ईस्वी में। कहा? दौलता खां, नागौर में। कहा इसकी विजय होती है? कब? सबसे पहली 1533 ईस्वी। कहा? 1533 ईस्वी। दौलत खां कहां पर? दौलत खां कहां पर? नागौर विजय, पहली विजय हो जाएगी इसकी। कहां पर? दौलत खां कहां पर? नागौर विजय हो जाती है इसकी पहली। कब होती है? 1533 ईस्वी में। ठीक है ना। नागौर पर विजय कर देता है। उसके बाद क्या बनाता है? मालकोट का किले का निर्माण करवाता है। कहां? मेड़ता, नागौर में। ठीक है, इसको हराता है। किसको? दौलत खां को हराता है। ठीक है, उसके बाद जो ये विजय प्राप्त करता है वो प्राप्त कब करता है? ये करता है कि पुणे विजय प्राप्त करता है तो 1535 ईस्वी में वीरमदेव मेड़ता को हराता है। कब करता है? 1535 ईस्वी में क्या करता है? वीरमदेव मेड़ता को हराता है। क्या? वीरमदेव किसको हराता है? मेड़ता को। वीरमदेव मेड़ता को हराता है। कौन हराता है वीरमदेव मेड़ता को? कौन? ये राम मालदेव 1535 ईस्वी में वीरमदेव मेड़ता को हराता है। उसके बाद जो करता है ये करता है 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में क्या करता है? 1540 ईस्वी में जो करता है ये सिकंदर खां को हराता है। क्या करता है? सिकंदर खां को हराता है। सिकंदर खां को हराता है। सिकंदर खां कहाँ का है? जालौर पर विजय। जालौर पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त करता है। कौन? ये राम मालदेव। ठीक है, हमने इसकी विजय की बात की। हम बात करते हैं दोबारा से, इसको मैं आप समझ लो कि इसका जो निर्माण कार्य क्या करता है? मालकोट का किला बनता है मेड़ता, नागौर के अंदर। सोजत का किला बनवाता है कहाँ पर? पाली में। पोखरण का किला बनवाता है जैसलमेर के अंदर। और इसकी अगर हम विजयों की बात करें, विजय कितनी प्राप्त करता है? विजयों की बात करें तो इसमें 52 युद्धों का क्या कहा जाता है? 52 युद्धों को क्या कहा जाता है? इस राम मालदेव को क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का, है ना। और विजय की बात करें, 1533 ईस्वी में दौलत खां को नागौर को विजित करता है। 1535 ईस्वी में वीरमदेव मेड़ता को हराता है। और 1540 ईस्वी में सिकंदर खां जालौर पर विजय प्राप्त करता है। आप ये मत सोचोगे ये डेट याद नहीं होंगी, ये डेट बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी आप, है ना। आपके शुरू में अगर आपके डेट याद नहीं होती है तो फिक्र मत करो बिल्कुल भी। आपको क्या याद करनी है? आपको कहानी के तौर पर इन सबको याद कर लेना है बस। क्योंकि एग्जाम में डेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे एग्जाम में 5 क्वेश्चन डेट के आते हैं। अगर वो आपके याद नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लोगे तो इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप डेटों की चिंता मत करो। अगर आपके ये कहानी याद हो जाएगी तो डेट आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, हमने बात कर ली इसकी विजय के निर्माण कार्य की। अब हम बात करते हैं राम मालदेव का विवाह किसके साथ होता है ना। तो बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब इसका विवाह किसके साथ होता है और इतिहास में
इसकी पत्नी को किस नाम से जाना जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, हमने इसके निर्माण कार्य की बात की। मालकोट में क्या बनवाता है, नागौर। मालकोट का किला का निर्माण करवाता है कहाँ पर, मेड़ता नागौर के अंदर। और क्या बनवाता है, सोजत का किला बनवाता है पाली के अंदर। और क्या बनवाता है, पोखरण का किला बनवाता है जैसलमेर के अंदर, है ना। ठीक है, 1500 और विजयों की अगर बात की जाए तो 1533 में दौलत खां पर नागौर पर विजय प्राप्त करता है, 1535 में मेड़ता पर विजय प्राप्त करता है और 1540 में क्या सिकंदर खान जालौर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके विवाह की, किसकी, राम मालदेव के विवाह। ठीक है, ठीक है ना। राम मालदेव के समकालीन हम बात करते हैं किसकी, जैसलमेर की। किसकी बात करें हम, जैसलमेर की। किसकी, जैसलमेर की, है ना। तो राम मालदेव की जो समकालीन जो जैसलमेर होता है, जैसलमेर का शासक कौन होता है, लूटकर्ण भाटी होता है। कौन होता है, लूटकर्ण भाटी होता है। जैसलमेर का शासक की अगर बात की जाए हम, किसकी, शासक कहाँ का है शासक, जैसलमेर का कौन है, कौन है जैसलमेर का शासक, राम मालदेव, है ना। इसके समकालीन हम बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर की बात करें तो कौन है, लूटकर्ण शासक है। कौन, लूटकर्ण भाटी। लूटकर्ण भाटी है। लूटकर्ण भाटी की एक पुत्री होती है, कौन, पुत्री, जिसकी हम बात करें, जिसको कहा जाता है उमादे। क्या कहा जाता है, उमादे, है ना। इसकी पुत्री होती है उमादे, है ना। इसका जो विवाह हो जाता है किसके साथ, इसका विवाह हो जाता है इस मालदेव के साथ। क्या हो जाता है, विवाह। क्या हो गया, विवाह हो गया किसका, इस उमादे का विवाह हो गया राम मालदेव के साथ। ठीक है, हमने करा दिया है, क्यों, उमादे का विवाह करा दिया है। किसके साथ करा दिया है, राम मालदेव के साथ। कब करा दिया है, 1536 ईस्वी में। ठीक है, 1536 ईस्वी में क्या हो जाता है, उमादे का विवाह हो जाता है राम मालदेव के साथ। लेकिन क्या होता है कि जब शादी की प्रथम क्या होती है, नाइट होती है, तो क्या होता है कि उमादे एक दासी से कहकर राम मालदेव को अपने कक्ष में बुलाती है। लेकिन क्या राम मालदेव उस दासी के साथ कुछ बदसलूकी कर देते हैं, जिसके कारण उमा देवी क्या हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। और नाराज होकर वो चले जाती हैं कहाँ पर, अजमेर चली जाती हैं। ये उमा दे कहाँ चली जाती हैं, नाराज होकर, शादी की प्रथम नाइट को नाराज होकर कहाँ चली जाती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती हैं। कहाँ पर चली जाती हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है कि उमा दे अजमेर कहाँ पर नाराज होकर चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं कहाँ पर, अजमेर में। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ चली गई, नाराज होकर चली जाती हैं, नाराज होकर अजमेर चली गई, अजमेर चली गई, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ चली गई, तारागढ़ दुर्ग में चली गई। ठीक है, ठीक है, कहाँ चली गई, तारागढ़ दुर्ग चली गई, नाराज होगा। ठीक है, शादी की प्रथम नाइट को, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, उमा दे नाराज होकर चली गई है कहाँ पर, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और क्या होता है ना, आजीवन रूठी रहती है किससे, राम मालदेव के। और क्या करता है, लेकिन क्या करता है कि कुछ समय बाद, कई सालों के बाद क्या करता है, इसकी रानी है रूठी रहती है ना। इसकी और भी रानी होती है, इसलिए इसको इतनी फिक्र नहीं होती है ना। लेकिन एक रानी इसकी रूठी है, इसलिए क्या करता है, ये उसको मनाने का प्रयत्न भी करता है। कौन, राम मालदेव। तो क्या करता है, उसको मनाने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, रानी को मनाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजेगा। और जो रानी को मनाएगा, है ना, तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ईश्वर वारड़ है। क्या है, ईश्वर वारड़। ईश्वर वाहड़ को क्या करता है, उमा दे को मनाने के लिए भेजता है, मनाने के लिए भेजता है। ठीक है ना। यो ईश्वर वाहड़ है, इसको मनाने के लिए भेजता है किसको, उमा दे को। उमा दे कहाँ है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। ठीक है, इसको मनाने के लिए भेज देता है। ठीक है, जैसे ही इसको मनाने के लिए भेजता है, तो जो कौन होती हैं, ये क्या करता है, ईश्वर वाहड़ है ना, जो इसको मना भी लेता है और जैसे ही आने भी लगती है ना। लेकिन क्या है कि जो राम मालदेव की अन्य भी क्या है, पत्नियां हैं, है ना।
जो इसकी अन्य पत्नियां हैं वो सोच रही हैं कि अगर उमादे यहाँ पर आ जाती हैं तो क्या होगा कि राम मालदेव का जो प्रेम है वो बढ़ जाएगा और क्या वो हम पर इतना ध्यान नहीं देंगे, है ना। ऐसे सोचती हैं कौन, अन्य रानियां क्या सोचती हैं, ऐसे सोचती हैं अन्य रानियां। अन्य रानी किसको भेज देती है, फिर अन्य रानी ऐसा सोचते हैं और क्या कर लेती हैं, अन्य रानी क्या करते हैं, ऐसा सोचती हैं और क्या करती हैं, आशा बहरड़ नामक एक दासी को भेजती हैं। किसको, आशा बहरड़, आशा बहरड़ दासी को भेजती हैं और इससे कह देती हैं कि तुम कुछ भी करके उमादे को यहाँ पर कहां पर मारवाड़ में आने से रोको। तो जैसे ही आशा बहरड़ कहाँ जाती है, इसके पहले ईश्वर बाढ़ जाता है, लेकिन अन्य रानियां किसको भेजती हैं, आशा बहरड़ को भेजती हैं। इसको क्या रोकने के लिए आशा बहरड़ को भेजा रोकने के लिए, नहीं आने के लिए, आने से रोकने के लिए, क्या आशा बहरड़ को भेजा आने से रोकने के लिए। किसके लिए भेजा, आने से रोकने के लिए, आने से रोकने के लिए, आने से रोकने के लिए किसको भेजा, आशा बहरड़ को भेजा। आशा बहरड़ को जैसे ये भेज देती है, उमा देवी है ना क्या करती है, जो ईश्वर बाहर गया होता है इसके बाद इसको मना कर समझा बुझाकर ले आता है। कहां पर, जैसे ही लाता है रास्ते में आशा बहरड़ मिल जाती है और आशा बहरड़ क्या कहती है कि ये कुछ पंक्तियां कहते हैं किससे, उमादे से, जिनसे ये उमादे क्या हो जाती हैं, पुणे से रूठ जाती हैं और नहीं आती है। पंक्तियां क्या कहते हैं, आशा बहरड़ कहती हैं कि मान तजे तो पीव तज, है ना, और पीव तजे तो मान, मतलब इसकी जो पंक्तियां हैं उसका आज से क्या है, मान रखे तो पीव तज, यानी कि अगर मान को रखना है तो अपने पिया का त्याग कर दो। अगर आपको अपने पिया के पास जाना है, यानी कि अपने पति के पास जाना है, तो अपने मान का त्याग कर दो। एक ही खंबे न बंधे, क्या एक ही खंबे के नहीं बनते हैं दो दो बैल। क्या करती है ये आशा बहरड़ कहती है क्या कि मान तजे तो मान रखे तो पीर तज और पीर तजे तो मान, दो दो बैल ने बंधे एक एक खंबे ठान। क्या कहती है ये आशा बहरड़, मान रखे तो पीर तज और पीर रखे तो मान, और दो दो बैल ने बने एक एक खंबे ठान। यानी कि अगर आपको मान रखना है तो अपने पिया का त्याग करना पड़ेगा, और अगर आपको पिया के पास जाना है तो अपने मान को त्यागना होगा। दोनों एक साथ आप नहीं रख सकती हैं, है ना। तो ये क्या करती है, अपने पिया का त्याग कर देती हैं और अपने मान को, अपने स्वाभिमान को मानकर क्या कर लेती हैं, यहीं पर अजमेर दुर्ग में रहती हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, है ना, इसकी जैसे ही इसको शासन काल जैसे ही इसका कंप्लीट होता है, ये कहती हैं आजीवन रहती हैं। ये किससे, इस राम मालदेव से क्या रहती है, आजीवन क्या रहती हैं, रूठी रहती हैं। इसलिए इस उमादे को क्या कहा जाता है, इस उमादे को क्या कहा जाता है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रूठी रानी, रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से किसे कहा जाता है, उमादे को। आजीवन रूठी रहती है किससे, राम मालदेव से। कौन, उमादे, इसलिए इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से कहा जाता है। और क्या होता है, जब इसकी मृत्यु होती है, कब इसकी मृत्यु होती है, जब 1562 ईस्वी में, कब 1562 ईस्वी में। तो क्या करती है कि जो उमादे होती है ये क्या होती है कि सती हो जाती है। जो इस राम मालदेव की जो पगड़ी होती है उसके साथ क्या हो जाती है, सती होती है। पगड़ी के साथ क्या होती है, पगड़ी के साथ सती हो जाती है, सती हो जाती है। कौन हो जाती है, सती, उमादे होती है। इसलिए इसे महासती कहा जाता है, क्योंकि ये आजीवन के रहती है, रूठी रहते हैं किससे, राम मालदेव कर, है ना। और क्या कर लेती है, सती हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा किसको, राम मालदेव को। किसकी, इसकी हमने बात की। इसके समकालीन जो शासक होता है वो कौन होता है, इसके समकालीन किसके समकालीन बात करें, राम मालदेव के, कौन, जश्मे का लूटकर्ण भाटी होता है। लूटकर्ण भाटी की एक पुत्री होती है उमादे। उमादे का जो विवाह हो जाता है 1536 ईस्वी में, किसके साथ, राम मालदेव के साथ। लेकिन क्या होता है कि जो उमादे है शादी की प्रथम नाइट को
है ना, क्या करती है, राम मालदेव को बुलाने के लिए अपनी एक दासी को भेजती है, लेकिन उस दासी के साथ जो रहे राम मालदेव क्या कर देता है, बदसलूकी कर देता है, जिसके कारण उमादेवी नाराज हो जाती है और नाराज होकर कहाँ चली जाती है, नाराज होकर अजमेर चली जाती है। अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है, उसमें चली जाती है। कौन? उमादेवी। ठीक है, जैसे ही सिंदूर में चल जाते हैं, कुछ सालों तक वहां पर रहती है, लेकिन क्या करता है, नहीं आने पर क्या करता है उमादेव, ये क्या रमालदेव है वो क्या करता है, अपने एक व्यक्ति यानी कि ईश्वर वार्डन नाम के एक व्यक्ति को भेजता है, किसको मनाने के लिए, उमादेव को मनाने के लिए, है ना। ये मना भी लेता है, लेकिन अन्य रानियां हैं जो आशावाड़ को भेज देती हैं उसको रोकने के लिए। आशावाड़ जाती है और उनसे कुछ पंक्तियां कहती हैं कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, दो दो बैल न बंधे एक एक खंबे ठान, है ना। ऐसी पंक्तियां कहती हैं आशावाड़। और क्या करते हैं, उमादेवी अपने मान को रख देती हैं और अपने पति का क्या कर देती हैं, त्याग कर देती हैं। और क्या और आजीवन काल रहती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहती हैं। और जब राम मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद ये क्या हो जाती है, पगड़ी के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, महासती कहा जाता है, क्योंकि पगड़ी के साथ सती हुई। और क्या रहती है, आजीवन क्या रहती है, राम मालदेव से क्या रहती है, रूठी रहती है। कौन? आजीवन। कौन? उमादेवी, है ना। इसलिए इतिहास काल में क्या कहा जाता है, इसलिए इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, रूठी रानी कौन है, तो उमादेवी है। किसकी पत्नी है? राम मालदेव की पत्नी। किसकी पुत्री है? लूणकर्ण भाटी की पुत्री। लूणकर्ण भाटी के यहाँ का शासक है, तो जश्मीर का शासक है। ठीक है, किसके समकालीन था? राम मालदेव के समकालीन था। राम मालदेव की मृत्यु कब होती है? 1562 ईस्वी में होती है। ठीक है, उमादेवी और राम मालदेव का विवाह कब होता है? 1536 ईस्वी में होता है ना। राम मालदेव मना कर लाने के लिए किसे भेजता है? ईश्वरवाड़ को भेजता है। अन्य रानियां किसे भेजती हैं नहीं आने के लिए? आशावाड़ को भेजती हैं। उमादेवी नाराज होकर कहाँ चली जाती हैं? अजमेर दुर्ग में चली जाती हैं, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती हैं। ठीक है, आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको हमने बात की किसकी? राम मालदेव की विवाह की, है ना। किसके साथ हुआ? हमने बात की किसके साथ हुआ इसका विवाह? उमादेवी के साथ, है ना। शादी के पिता नायक को नाराज हो जाती है, चली जाती है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रहती है नाराज। इसलिए इतिहास में क्या कहा जाता है? इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। क्या? ठीक है, क्या जाना जाता है इतिहास में से? रूठी रानी के नाम से। अब हमने बात कर ली किसकी बात की? अब तक तो हमने बात की किसकी? विवाह की बात कर ली किसकी? राम मालदेव की। लेकिन जो हम इससे आगे जो बात करेंगे वो करेंगे हम युद्ध की बात करेंगे। यहाँ से अगर हमने बहुत विवाहों की बात की है, प्यार प्रेम की बात कर ली है, लेकिन अब जो यहाँ से आगे हम करेंगे वो भीषण संग्राम कराएंगे हम राम मालदेव के जो सेनापति हैं, कौन? जैता और कुपा, वो बीकानेर के जैत सिंह को हराएंगे, है ना। उसके बाद राम मालदेव का युद्ध होगा कहाँ? दिल्ली के सुल्तान कौन? शेरशाह सूरी के साथ। ये हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास लगेगी उसमें हम इन सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे। इसलिए धन्यवाद।